ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात हो दुनिया के मशहूर सिंगर और इंडिया के सबसे बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की, या फिर बात हो इंडिया के मशहूर तरीन अदाकार सलमान खान को कत्ल की धमकियां देने और उनसे भत्ता मांगने की। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो बात हो अगर इंडिया के एक और मशहूर सिंगर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका करके उसके जिम्मेदारी कबूल करने की, तो इस सब के पीछे एक नाम आता है और वो नाम लारिस बिश्नोई का है। अब आजकल के दौर में जब सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया और सबसे बड़ी पावर आवाम है और हर इदारा इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि किसी भी मुल्क में कोई भी गैंगस्टर जिंदा नहीं रह सकता या कोई भी गैंग जन्म नहीं ले सकता, तो इस सब के बावजूद इंडिया जैसा मुल्क जो जान पर पहुंच चुका है, और अगर हम उसकी एजुकेशन की बात करते हैं, उसकी मीशत की बात करते हैं, उसकी आर्मी की बात करते हैं, उसके दूसरे महकमों की बात करते हैं, तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वो आगे जा रहा है। अगर हम इंडिया को यूरोप के साथ मिलाते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया यूरोप के कई ममालिक से इस वक्त आगे है, और तरक्की के लिहाज से भी यूरोप के जो नामवर तरीन मुल्क हैं उनमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से आगे है। तो इस सब के बावजूद एक 30 से 32 साल का बंदा इंडिया के मशहूर तरीन लोगों को धमकियां देता है, उनका कत्ल करता है, उनसे भत्ता लेता है, और इसके बावजूद हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ वो करता है जेल के अंदर रहकर। ये 30 से 32 साल का लड़का इस वक्त जेल में है। जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है तो उस वक्त भी ये बंदा जेल में होता है, और ये इस चीज़ को कबूल करता है, जिम्मेदारी को कबूल करता है कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इसने किया है। उसके बाद जेल में रहते हुए ये बंदा सलमान खान, जो इंडिया का सबसे मशहूर तरीन अदाकार है, उसको कत्ल की धमकियां देता है और उससे भत्ता मांगता है और उसको मजबूर करता है काले हिरन के नाम से ब्लैकमेल किया जाता है। अब काले हिरन का जिक्र इसलिए यहाँ पर करना लाजमी है क्योंकि इंडियन आवाम जो कि लारिस बिश्नोई को बहुत ज्यादा पसंद करती है, उसके पीछे राज काले हिरन का है। तो इस सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, लारिस बिश्नोई ये बंदा 12 फरवरी 1993 को दितरवाली नामी गांव जिला फादका पंजाब में पैदा होता है। अब ये बंदा जो अपनी तालीम है वो चंडीगढ़ से मुकम्मल करता है, और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद ये वहाँ की जो स्टूडेंट तंजीमें होती हैं उसको ज्वाइन करता है। फिर होता ये है नाज़रीन के जब स्टूडेंट तंजीम का कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो जो मुखालिफ पार्टी होती है ये उसके ग्रुप के ऊपर फायरिंग करता है और बहुत सी गाड़ियां उनकी जला देता है। अब आप लोग हैरान होंगे कि एक कॉलेज का इलेक्शन जो कि दो ग्रुप के दरमियान होता है, ना तो ये इतना हाई इलेक्शन होता है कि इसमें गाड़ियां जला दी जाएं, ना इसकी कंपेन इतनी ज़्यादा होती है कि जहां पर गाड़ियों का और पैसों का अंदाज इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंडिया में बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, उसकी बैक पर जो सपोर्ट होती है वो बड़े बड़े सियासतदानों की होती है, क्योंकि अगर उस इलाके से या उस ज़िले से या उस सूबे से किसी सियासी पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है तो वो जो स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं इनकी सपोर्ट चाहिए होती है। और ये छोटे मोटे ग्रुप्स नहीं होते, इतने बड़े ग्रुप्स होते हैं कि ये पूरे पूरे सूबे की पार्टी बनवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, ये बंदा उनकी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें से कुछ गाड़ियां इस तरह की हैं जो जलकर राख हो जाती हैं। इसके तहत इसको जेल हो जाती है, ये बंदा जेल में रहता है, लेकिन यहाँ तक ये बंदा नहीं रुकता। अब होता है इस तरह से है कि जब आपका माइंड बन जाता है ना कि आपने गैंगस्टर बनना है, आपने वो रास्ता अपना सिलेक्ट करना है जहां पर बुराई, दहशत, कत्लो गारत, चोर, डकैती, बत्ताखोरी ये सब कुछ हो, तो फिर आपका दिमाग है वो आम इंसान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा आगे चलता है। तो होता नाज़रीन ये है कि ये बंदा ना सिर्फ जेल में अपने पंजे मजबूती से गाड़ता है और अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करता है, बल्कि इसका हौसला इतना ज्यादा खुल चुका होता है कि अब ये डिसाइड कर लेता है कि इसने जब भी बाहर जाना है इसने मजीद उन लोगों को टारगेट बनाना है जो इसके
खिलाफ बंदा अपना एक प्लान बना लेता है कि ना सिर्फ इसने बाहर जाकर किस किस को टारगेट बनाना है, बल्कि यहाँ तक ये प्लान बना लेता है कि अब इसने ये रास्ता किसी सूरत नहीं छोड़ना और इसमें तरक्की हासिल करते जाना है। वैसे तो अल्लाह किसी को भी ना करे कि ऐसे गलत रास्तों पर अल्लाह तरक्की दे और किसी की सोच बनाए, लेकिन जब किसी का माइंड बन जाता है इस साइड पर जाने का तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर होता ये है नाज़रीन, 2010 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन हार जाता है। यहाँ तक कि इसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, मुखालिफ ग्रुप के ऊपर ये दोबारा से हमला करता है और उनके ऊपर शदीद किस्म की फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। इसको दोबारा जेल हो जाती है। फिर ये बंदा 2011 में वापस आता है और 2011 में आकर फिर से इलेक्शन लड़ता है और ये इलेक्शन जीत जाता है। अब इसके इलेक्शन के जीतने के साथ साथ ही होता ये है कि जो पावर इसको चाहिए थी वो इसको मिल चुकी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जेल के अंदर इस बंदे ने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी इंसान जेल चला जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हर किस्म के बंदे के साथ होती है। हर गलत बंदा आप लोगों को जेल में मिलता है। जेल इंतज़ामिया को ये करना चाहिए कि जो बंदा पहली दूसरी मरतबा जेल आ रहा है उसको उन लोगों से दूर ज़रूर रखा जाए जिनका तल्लक किसी गैंग के साथ है या जिनका तल्लक किसी और बुरी बुरी बुराइयों के साथ है। लेकिन इस तरह ना इंडिया की जेल में देखा जाता है और ना ही हमारे पाकिस्तान की जेल में, बल्कि ओवरऑल अगर हम दुनिया भर की बात करें तो ऐसा नहीं देखने को लिए मिलता। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ होता ये है कि जब ये पहली मरतबा जेल में जाता है तो इसकी मुलाकात वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ होती है जो असला सप्लायर होते हैं या जो असले की स्मगलिंग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो असला स्मगलिंग करने वाले ग्रुप्स होते हैं उनके तलकात बड़े ऊपर तक होते हैं, उनकी पहुंच बड़ी ऊपर तक होती है। तो फिर ऐसे बंदे के साथ जब आप लोग हाथ मिला लेंगे तो फिर आपका माइंड भी जब ये कहेगा कि हमने गैंगस्टर बनना है या हमने बुराई के रास्ते पर चलना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस सब का जो आप लोग ये कह लें कि जो अंजाम होता है वो यही होता है, या तो फिर ऐसे लोग किसी दूसरे गैंग के हाथों मारे जाते हैं या फिर पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। यानी कि अगर मैं एक बात कहूं तो वो ये है कि जो गैंगस्टर होता है, चाहे चाहे आप लोगों को वो कितना भी सुकून में मिले, कितनी भी अयाशियां करता हुआ मिले, कितना भी पैसा उड़ाता हुआ मिले, लेकिन सुकून उसकी ज़िंदगी में एक मिनट के लिए नहीं होता। या उसके घर की कोई औरत पकड़ी हुई होती है, वो जेल में जलील हो रही होती है, या पुलिस उसके बाप को उठाकर ले जाती है, या उसके भाई को उठाकर, या उसके दोस्त को उठाकर, या फिर उसके घर की खवातीन की इज्जतों के साथ खेला जाता है, या फिर उसके बीवी बच्चों को मार दिया जाता है, या फिर उसके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माँ बापों को मार दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आजकल के दौर में हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है कि जो हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म बन रही हैं वो ज़्यादातर गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनाई जाती हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को बड़े शौक के साथ देखती है और इसके ऊपर अमल करती है। अगर हम किसी और भी गेम वगैरह की बात करते हैं जिसमें आप लोगों को मार धाड़ दिखाई जाती है, आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको खेलना ज़्यादातर पसंद करती है। अक्सर आए दिन इस तरह के वाक़यात देखने के लिए मिलते हैं कि पबजी स्टाइल में किसी बंदे ने अपनी फैमिली के चंद लोग मार दिए हैं, या यहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसा देखा है कि सॉरी, या हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा है कि कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी फैमिली ही पबजी स्टाइल में मार दी है। तो ये चीज़ ज़्यादा प्रमोट हो रही है आजकल के हमारे तबके में, और इसके असरात इस तरह के हैं कि आज के दौर में भी आप लोगों को लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर नाज़रीन होता ये है कि 2012 में ये बंदा वकालत की डिग्री हासिल करता है, और फिर किसी बंदे का माइंड हो गैंगस्टर बनने का और उसको वकालत की डिग्री मिल जाए तो आप लोग जानते हैं कि उसके लिए ये कितनी बड़ी सपोर्ट है। तो 2013 में इसे कॉलेज में मुखालिफ ग्रुप के सदर को मार दिया। 2012 में इस बंदे ने वकालत की डिग्री हासिल की। 2013 में 2011 में ये बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीतता है। 2012 में ये वकालत की डिग्री हासिल करता है। 2013 में
जो इसके मुखालिफ ग्रुप का सदर था, जो इसका कॉम्पिटिटर था, ये बंदा उसको मार देता है। इसके बाद ये फिर जेल चला जाता है। वहां पर इसकी मुलाकात नाजरीन 2013 में जब ये बंदा अपने मुखालिफ ग्रुप के सदर को मार देता है, जिसके साथ ये इलेक्शन लड़ा करता था और ये उस ग्रुप के साथ इलेक्शन जीत भी चुका था, तो इसके बावजूद भी ये बंदा अपने मुखालिफ ग्रुप के सदर को मार देता है। ये पकड़ा जाता है, 2015 में ये जेल से फरार हो जाता है। जब ये दोबारा बंदा फरार होता है तो इसकी जो मुलाकात है वो बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ होती है। तो अब के लिए नाज़रीन इतना, इसका पार्ट 2 मैं जल्द रिलीज करूंगा। उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सलमान खान को ये बंदा क्यों धमकियां देता है और आखिर आज के दौर में भी ये बंदा इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया और इतना बड़ा गैंग किस तरह से चला रहा है, जिसमें ना सिर्फ पंजाब बल्कि इंडिया के और बड़े बड़े सूबे भी शामिल हैं। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि 2024 में जो बंदा पंजाब के ऊपर राज कर रहा है, जो इंडिया के सबसे बड़े सिंगर को कत्ल कर देता है, जो इंडिया के सबसे बड़े अदाकार को धमकी देता है, जो इंडिया के इस वक्त के बहुत बड़े सिंगर के क्लब के बाहर धमाका करता है, आज के दौर में वो बंदा जेल में बैठकर ये सब किस तरह से कर रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। आखिर जो इंडिया के बड़े बड़े नाम है वो इससे क्यों डरते हैं, इसके आगे क्यों नहीं बोलते। जिस तरह बादशाह के नाइट क्लब के बाहर इस बंदे ने धमाका किया और बादशाह ने इसके खिलाफ एक बयान नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इसने इसकी जिम्मेदारी कबूल भी की, लेकिन उस सब के बावजूद भी बादशाह ने इसके खिलाफ एक बयान नहीं दिया। आखिर इसके हाथ कहाँ कहाँ है और इस सब के पीछे क्या चक्कर है, ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।